पद्धति से आता हूँ और मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि जितनी ईमानदारी से और जुझारू ढंग से गरीब किसानों के आंदोलनों को कम्युनिस्ट आंदोलन ने आगे बढ़ाया, उतना शायद अनुभव और आंदोलनों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी भारत के लोगों की परिस्थितियों को हम नहीं बदल पाए हैं। भारत में बहुत सारे अनुभव गाँव के अंदर गांधी जी के हैं और गांधी जी के भी बहुत सारे ऐसे अनुभव कि गाँव के विकास को आधार बनाया जाए। ये पूरा अनुभव उनका रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि आज गाँव देश के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन का शिकार है और सबसे ज़्यादा पिछड़े विचारों का शिकार है। तो ये विचारों वाली बात पे ज़रूर हमको गौर करना चाहिए, क्योंकि हम जब मानवतावादी दृष्टिकोण से सोचते हैं, तो हम उन सब लोगों को समेटते हैं जो एक-दूसरे की कमज़ोरी, गरीबी, बदहाली और जो समस्याएँ जीवन की हैं, उसके प्रति हम सहानुभूति एक-दूसरे के प्रति रखते हैं। ऐसी बातें हम सोचते हैं कि इनको इकट्ठा करने से और इनकी बातों को आगे बढ़ाने से समस्या हल हो जाएगी। हम जब गांधी जी के आंदोलन को देखते हैं, तो उसमें भी हमको ऐसा ही भाव मिलता है। जब हम अम्बेडकरवादी आंदोलन को देखते हैं, तो हम दलितों के हालात को दूर करने के लिए, जैसे उन्होंने खास तौर से एक बड़ा ज़ोर शिक्षा पे दिया, दलितों की शिक्षा पे दिया, तो हमको लगता है कि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ-साथ उन्होंने ज़मीन के सवाल को भी बहुत मजबूती से उठाया था। जो वहाँ के महार जाति के लोग हैं, वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के बड़े-बड़े भूस्वामी थे, वो लोग जो है मैला उठाने के एवज़ में कुछ ज़मीन खेती करने के लिए दलितों को देते थे। उन्होंने उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया और कहा कि हमें ज़मीन नहीं देनी चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, हमारे मौलिक अधिकार है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव देश भर के अंदर हैं और जैसा मैंने कहा कम्युनिस्ट आंदोलन के भी अनुभव हैं। तो लेकिन हम पूरे गाँव को समझ पाए हैं ढंग से या नहीं समझ पाए हैं, इसके ऊपर अभी बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देना अभी बाकी है। जो चीज़ मुझे जानकारी पक्के तौर पर है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बातें कहूँगा, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में मैं अपने पक्ष को रख सकता हूँ। अ, हम ये जानते हैं कि गाँव के अंदर सब लोग एक बराबर नहीं हैं। गाँव के अंदर अलग-अलग वर्ग में लोग हैं। वर्ग से हमारा मतलब है कि जो लोग अ, अपना जीविका चलाने के लिए एक तरह से जुटे होते हैं, उनको एक वर्ग हम मानते हैं। यानी कोई जना अपने श्रम को बेच रहा है दूसरे के यहाँ, तो वो मज़दूर वर्ग की श्रेणी में आएगा। कोई जना थोड़ी छोटी ज़मीन पर किसानी कर रहा है और वो इसके साथ-साथ जीवन चलाने के लिए उसको कहीं न कहीं और मज़दूरी करनी पड़ती है, नहीं तो जीवन नहीं चल सकता है। तो वो छोटे किसान की श्रेणी में आएगा। जो हमारा मज़दूर वर्ग है गाँव का, उसको हम कभी-कभी खेतीहर मज़दूर भी बोल देते हैं, क्योंकि वो खेती में मज़दूरी करने जाता है। अगर वो खेती में मज़दूरी करने नहीं जाता, तो वो एक भूमिहीन किसान की कैटेगरी में भी उसको गिना जा सकता है। क्योंकि किसानी का कोई ना कोई काम वो करते हैं और गाँव के अंदर रहने वाले लोग पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन भी आप जानते हैं कि वो खेती के दायरे में ही आता है। तो किसी न किसी तरह से गाँव में रहने वाले जो मज़दूर हैं, जो बिना ज़मीन वाले हैं, उनको हम कभी उनकी भूमिका खेतिहर मज़दूर के तौर पर होती है, कभी वो बटाईदार किसान के रूप में होते हैं और कभी वो जो है ग्रामीण मज़दूर के रूप में गिने जाते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसको हम समझते हैं कि हमारा जो देश भर का अनुभव है कि गाँव के 30 से 40% लोग भूमिहीन या गरीब किसान हैं। अ, ज भूमिहीन बिना बिना ज़मीन वाले हैं और जो कम ज़मीन वाले लोग हैं, गरीब किसान, छोटे किसान या गरीब किसान, ये भी करीब-करीब 30% हैं। तो ये ग्रामीण आबादी का करीब-करीब 60 से 70% बैठ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ग्रामीण आबादी को 2 तिहाई माने, तो इसका मतलब है कि हम देश की लगभग आधी आबादी को गिन रहे हैं। यही वो कैटेगरी है, यही वो श्रेणी है, जो देश भर से अपनी जीविका चलाने के लिए परदेश भी बड़े पैमाने पर जाती है काम करने के लिए। जैसे हमने इस बीच में जो प्रवासी मज़दूरों की समस्या बहुत सारी देखी। तो प्रवासी मज़दूरों में सबसे बड़ी कैटेगरी इसी श्रेणी से आती है, जो देश की आधी आबादी है।
जिसके पास या तो बिल्कुल जमीन नहीं है खेती में, या इतनी कम जमीन है कि उससे गुजारा नहीं होता, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ये परदेश में खेती करने जाते हैं, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, या जैसे दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर जाते हैं, जैसे जहाँ पे गन्ने की खेती होती है। महाराष्ट्र के अंदर भी गन्ने की खेती में प्रवासी मजदूर आता है। और ये जो है तमिलनाडु में भी जाता है, बैंगलोर में, कर्नाटका में भी जाता है। तो ये एक कैटेगरी है जो देश भर में मौजूद है, लेकिन जिसकी जड़ें गाँव में हैं। और गाँव के अंदर इसकी समस्या अगर हल हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए। और इसकी समस्या अगर हल हो जाएगी, तो देश एक उन्नत देश के रूप में दिखेगा। इतना पिछड़ा हुआ, इतना गरीबी से और बदहाली से गुजरता हुआ देश नहीं दिखेगा। तो ये हमारे आंदोलन के केंद्र में है, ये हमारे नजरिए के केंद्र में है, ये हमारी सोच के केंद्र में है कि इसकी समस्या कैसे हल करेंगे। गांव के अंदर इसकी समस्या क्यों नहीं हल हो सकती? क्योंकि वो देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, वो ऐसी हैं कि इसकी समस्या को वो हल नहीं करते, और वो ऐसी बदहाली बनाए रखते हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाता। हमारे जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, जैसे राशन का वितरण है, जैसे मनरेगा का काम है, जैसे हमारे जो पेंशन योजनाएं हैं, या जैसे गांव के अंदर जो सिंचाई, या गांव के अंदर जो बिजली आती है, या सिंचाई की व्यवस्था होती है, या गांव में जो दूसरी योजनाएं बनती हैं, जैसे गांव प्रधान के अंतर्गत जो है घर बनाए जाते हैं, या हैं, इन योजनाओं को लाया जाता है इन्हीं गरीबों के नाम पर। हम जानते हैं कि पहले राशन व्यवस्था जो थी, वो राशन व्यवस्था सभी के लिए थी, लेकिन बाद में 2001-2 से इसको टारगेटेड राशन, टारगेट यानी लक्षित कर दिया गया कि ये केवल गरीबों को दी जाएगी। और स्थिति ये है कि आज भूख से देश कराह रहा है। पिछले एक दशक में दुनिया में जितने भूखे लोग गिनती में गिने हैं, जुड़े हैं, उनमें से आधे से ज्यादा भारत के हैं। और ये जो आधे से ज्यादा भारत के लोग हैं, ये तब है जब भारत की, दुनिया की आबादी के हिसाब से भारत की आबादी 1/6 है। यानी हमने अपनी कुल संख्या के हिसाब से भी हमने 3 गुना भूखे लोगों को दुनिया के भूखे लोगों के बीच में जोड़ दिया है। तो ये हमारी गरीबी की हालात है जिसको हमें जानना चाहिए। और ये नीतियों का सवाल ऐसा है कि हमारी जो नीतियां हैं वो कितनी ज्यादा गरीबों के विरुद्ध हैं। हालांकि कागज पे सारी योजनाएं चल रही हैं, आवास की भी चल रही है, मनरेगा की भी चल रही है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है, मनरेगा में 100 दिन गारंटी का काम है, लेकिन कभी भी 42 दिन साल से ज्यादा औसत काम लोगों को नहीं मिला है। मनरेगा में पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है। मनरेगा में पेमेंट, मनरेगा एक कानून है जिसमें आपको अधिकार पूर्वक काम मिलना चाहिए, लेकिन आज तक पेमेंट ना देने पर भी कोई कार्रवाई किसी अधिकारी पे नहीं हुई है। तो कानून का कितना उल्लंघन पुलिस करती है और व्यवस्था करती है, ये आपके सामने एक अनुभव है। ये कोई योजना नहीं है मनरेगा, ये एक कानून है जिसका अमल करना है, जिसमें एक आपराधिक केस दर्ज हो सकता है, और ये सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है कि पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये तो अपने आप में एक अपराध का मामला दर्ज होता है केंद्र के और राज्य के वित्त सचिव के खिलाफ या जिला अधिकारी के खिलाफ। क्योंकि कभी किसी जिला अधिकारी का अगर मजदूरी, अगर उसका जो है तनख्वाह रुक जाएगी, या किसी जज साहब की तनख्वाह रुक जाएगी, तो आप देखेंगे तुरंत तुरंत जो है कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं संभव है कि किसी का पेमेंट रुक जाए। लेकिन भारत का जो ग्रामीण मजदूर है, वो बेचारा इतना लाचारा है कि उसके लिए कानून भी बन गया है, और उस कानून को के बारे में सब लोग, मतलब इस समय तो इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं इस पर, लेकिन आज तक किसी का अधिकारी पर पेमेंट ना देने के सवाल पर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि कानून कहता है कि अगर कोई आवेदन करेगा काम के लिए, और उसे अगर आप काम नहीं दे पाएंगे, तब भी उसको खाली बैठे आपको घर में पेमेंट देना होगा 100 दिन का। तो कानून तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तंत्र है, ये व्यवस्था है, इसकी नीतियां हैं जो इसको अमल नहीं करती हैं, अमल नहीं होने देती हैं। तो ये हमारे जो ग्रामीण मजदूर हैं, या जो गरीब किसान हैं, उनकी हालत है। और इस श्रेणी में अगर हम देखेंगे,
तो जैसे जो आदिवासी और दलित लोग हैं, वो उनका बड़ा हिस्सा इसी में आता है। उनका 95% या 96%, 98% हिस्सा जो है वो इसी कैटेगरी में है। उनमें से मात्र 2-4% होंगे जिनके पास थोड़ी जमीन होगी या नौकरी होगी या थोड़ा-सा जीवन का दर्जा उनका बेहतर होगा। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको भी समझने की ज़रूरत है कि अ, हालाँकि दलितों के 90% 95% लोग इस गरीबी की हालत में रहते हैं और इस बदहाली में रहते हैं। लेकिन अगर हम कुल गरीबों को देखें तो उनमें जो बैकवर्ड कास्ट जगह अपर कास्ट के लोग भी, वो भी इसी कैटेगरी में हैं। यानी कुल जो मैंने बताया कि भूमिहीन और गरीब किसान हैं, ये देश की लगभग आधी आबादी के करीब में 45% 40% लोग हैं ये। और अगर इनको हम 140 करोड़ का देश माने तो 70 करोड़ लोग ऐसे हैं। तो अगर दलितों के सारे लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे तब तब भी वो केवल जो है 20% बैठेंगे, यानी 28 करोड़ बैठेंगे। इसका मतलब इस 70 करोड़ में से करीब 40-42 करोड़ गैर दलित हैं, गैर आदिवासी हैं। यानी इस कैटेगरी का बड़ा हिस्सा दूसरी बिरादरियों का है। तो इसलिए हम केवल गरीबी के सवाल को या भूमिहीनता के सवाल को केवल दलित के रूप में या जातीय रूप में नहीं देख सकते। ये एक व्यापक सवाल है, एक वर्ग का सवाल है। यानी वो लोग जो जीवन के साधनों से वंचित हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इनको कैसे इनका उद्धार हो, इनके जीवन कैसे आगे बढ़े, इनको जीविका का साधन कैसे मिले, इनके बच्चे कैसे पढ़ पाएँ। पूरी स्कूली व्यवस्था नष्ट हो चुकी है और पूरे पता नहीं आपके यहाँ क्या है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर लोग कहते हैं कि ये तो केवल खिचड़ी बाँटते हैं और खिचड़ी स्कूल में कौन पढ़ाएगा? खिचड़ी स्कूल में खिचड़ी मिलती है और पढ़ाई का स्कूल निजी स्कूल है। तो निजीकरण का इतना ज़्यादा प्रभाव है इस नव उदारवादी व्यवस्था के अंदर कि पूरी शिक्षा जो है गरीबों की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। और इस बार तो निर्मला सीतारमन जी ने वित्त मंत्री ने हद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 2 साल से स्कूल नहीं चला पाए हैं, इसलिए हम अब सरकारी स्कूलों में हर क्लास के लिए एक नया टीवी चैनल खोलेंगे। और ये जो नया टीवी चैनल होगा, ये नया टीवी चैनल ये 200 चैनल खोले जाएँगे और इसको हम दिल्ली से ही स्विच ऑन कर देंगे और बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब आप बताइए क, ख, ग टीचर तो अध्यापक तो लिखवाने के लिए बच्चे को एक सोंटी पकड़ के और उसका कान पकड़ के और उसको लिखवाना पड़ता है। टीवी से कौन-सा बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त कर लेगा? ये नई योजना है इस व्यवस्था की। इसी तरह से इलाज की भी योजना है, सरकारी अस्पतालों की योजना है। लेकिन हालत ये है कि डॉक्टर नहीं होते और अस्पताल में दवा नहीं होती और अस्पताल में ताला बंद रहता है। ये बहुत सारी जगह देखने को मिला है। कुछ जगह तो आपने टीवी में देखा होगा कि अस्पतालों के अंदर इन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, तो अस्पताल खंडर बने हुए हैं, कई सालों से खुले नहीं हैं। अब ये योजना बना रहे हैं कि क्योंकि मोबाइल आ गए हैं, तो ये योजना बना रहे हैं कि ऑनलाइन इलाज करेंगे। पुरानी पुरानी कहावत है कि अगर आपने मरीज़ की नब्ज़ नहीं पकड़ी, मरीज़ की शक्ल नहीं देखी, उसका शारीरिक परीक्षण नहीं किया, तो आप जो है इलाज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये ऑनलाइन से ही इलाज करेंगे और ऑनलाइन में पर्दे के पीछे टीवी के अंदर कौन बैठा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इतने डॉक्टर इनके पास नहीं है कि ऑनलाइन इलाज सबका कर सकें। तो ये जो श्रेणी है गरीब और भूमिहीन किसानों की, ये इसके जीवन को कैसे काया पलट किया जाए, ये हमारे हमारे सोच के केंद्र में है। हम थोड़ा-सी नज़र डालते हैं गाँव के अन्य होते हैं। जैसा मैंने बताया, ये जो भूमिहीन और गरीब किसान हैं, ये पूरे गाँव की आबादी का 70% है। तो करीब 20% लोग ऐसे हैं, 20 से 25% लोग, जिनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है। इन ज़्यादा ज़मीन वालों में ये जो है ये जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं, इनको हम कहते हैं मध्यम किसान। यानी एक बीच की श्रेणी जो अपनी किसानी से अपने जीवन की मूल ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। इनमें से भी बहुत से लोग प्रवासी मज़दूर हैं, ये बाहर जाते हैं क्योंकि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ धन कमाना चाहते हैं। ये जब प्रवासी मज़दूर बनते हैं तो ये थोड़ा बम्बई, दिल्ली के शहरों में थोड़ा मध्यम श्रेणी के कामों को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी इनका भी आधार जो है गाँव के अंदर है।
इनका भी जीवन का आधुनिक विकास वो गांव में रहते हुए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार की नीतियां गांव के आधुनिक विकास करने की नहीं है। सरकार गांव के अंदर उन्नति नहीं कर रही है, गांव की अपने जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। वो उसकी योजना है, वो मैं बाद में आऊंगा लास्ट में, कि उसकी योजना कैसे जो है गांव को बर्बाद कर रही है। लेकिन ये श्रेणी भी ऐसी है जो गांव में रहते हुए काफी परेशान है, साधनों से, जीवन को आगे बढ़ाने के साधनों से वंचित है, और वो जो है अपने अपने परिवारों को गांव में रहते हुए उसका पूरा पालन पोषण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। एक तीसरी श्रेणी आती है जिसको हम, जो ऊपर के 8-10% लोग हमने छोड़ दिए, 7-8% लोग, उनमें दो कैटेगरी हैं। एक है के पास बहुत अपने यहाँ मजदूर रखते हैं, या अपनी जमीन का कुछ हिस्सा वो बटाई पे दे देते हैं छोटे लोगों को, तो इसको कहते हैं धनी किसान। यानी वो अपनी मेहनत से भी कमाते हैं और कुछ दूसरे के शोषण से भी कमाते हैं। तो ये, लेकिन ये मेहनती लोग हैं, ये चाहते हैं कि खेती उन्नत हो, ये चाहते हैं कि चीजें विकसित हो, लेकिन ये बहुत लालची लोग भी हैं। इनको लगता है कि अगर गरीब लोग दबे रहेंगे तो सस्ते में मजदूर मिलेगा, तो ये मजदूरों की कोई भी आवाज के साथ नहीं देते। मजदूर जब मजदूरी बढ़ाने की बात करता है तो इनको पसंद नहीं आती बात। जब मजदूर जो है मनरेगा मजदूरी की बात करता है तो इनको पसंद नहीं आती बात। जब मजदूर को राशन मिल जाता है तो भी इनको पसंद नहीं आती बात, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इसका पेट में अगर राशन मिल जाएगा तो ये जो है मेरे यहाँ काम नहीं करेगा। तो इस तरह का कैरेक्टर इनका है। लेकिन अगर आप खाद बीज को के दाम घटाने की बात करें, अगर आप कहें गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आप कहें बिजली का बिल बहुत महंगा है, अगर आप कहें कि सिंचाई व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हैं, यानी खेती से जुड़े सवाल अगर आप उठाएंगे तो ये बोले हाँ ये बात ठीक है, इसके लिए आपको लड़ना चाहिए। तो ये एक डबल कैरेक्टर वाले लोग हैं, कभी आपके विरोध में खड़े होते हैं, कभी आपके पक्ष में खड़े होते हैं। ये कैटेगरी है धनी किसान की, जिनका जीवन चल पाता है, जो गांव में रहते हुए उन्नत होने का सपना देख रहे हैं। लेकिन इनकी भी एक परेशानी है, बहुत ज्यादा इनके इनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, इनके पास पैसा है तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा बेहतर पढ़ाई में रहते हैं। इनके बच्चों को भी, अगर इनके बच्चे ज्यादातर आप देखेंगे, कुछ मध्यम कैटेगरी के लोग, कुछ कुछ जो है, कुछ और गरीब कैटेगरी के भी पढ़ जाते हैं, और ये धनी किसान के लोग, ये आमतौर पर जो है, ये जो है थोड़ी और बेहतर जॉब्स प्राप्त करते हैं शहरों में, और धीरे धीरे इनके परिवारों का परिवेश, एक हिस्सा जो है शहर में बसने लगता है और दूसरा हिस्सा जो है गांव में रहता है। और एक लास्ट कैटेगरी है जो भारत की सबसे खतरनाक गांव की कैटेगरी है। ये कैटेगरी है बड़े जमींदारों की, जो काम नहीं करते खेत पे, लेकिन जिनके पास जमीनें हैं। ज्यादातर जो गांव के अंदर सहकारी समितियां सरकार ने बना रखी हैं, गांव के अंदर जो मंदिर मठ की जमीनें हैं, गांव के अंदर जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के नाम पर जो जो सहकारी समितियों के नाम से, या जो जैसे महाराष्ट्र के अंदर शुगर कोऑपरेटिव्स बहुत हैं, ये सब बड़े बड़े जमींदार लोग हैं। इसमें धनी किसान भी हैं कोऑपरेटिव्स में, इसमें इसमें जमींदार भी हैं। ये जो जमींदार है, ये लैंडलॉर्ड है, ये बहुत पुरानी कैटेगरी है। इनका चरित्र बदला नहीं है, ये खेती पे मेहनत नहीं करते, ये शुद्ध रूप से शोषक लोग हैं। ये 90% अपर कास्ट या बैकवर्ड कास्ट से होते हैं, दलितों से या आदिवासियों से इस कैटेगरी में लोग नहीं मिलते हैं। ये ज्यादातर अपर कास्ट होते हैं, और ये गांव के अंदर दबंगई करते हैं। ये गांव में गरीबों के बीच में से भी कुछ गुंडे पाल के रखते हैं। ये सारे बैंकों के अंदर इनके लिंक्स होते हैं, तो अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे और वहां कमीशन कटेगा तो वो इनके थ्रू जाएगा। अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने जाएंगे तो कई जगह ये डायरेक्टली वसूली कर लेते हैं, ये ऐंठ लेते हैं पैसा गरीबों से। ये कई जगह पुलिस से लिंक रखते हैं और पुलिस के साथ मिलकर झूठे केस लिखवा कर भी गरीबों से बहुत सारे पैसे और उनका कमाया हुआ धन ऐंठ लेते हैं। गरीब लोग जब गांव में जाते हैं तो गरीब लोग जानते हैं किससे बच के घुसना है गांव में। अगर अमीर आदमी को पता चल गया, जो खास तौर से इंटीरियर के गांव हैं, जो शहर के करीब वाले गांव हैं वहां पे ऐसा कम दिखता है, लेकिन जो इंटीरियर वाले गांव हैं वहां पे इस तरह के दबंग लोगों की दबंगई खूब जोर शोर से चलती है। तो इसके खिलाफ एक लड़ाई, ये एक्चुअली गांव के अंदर अगर गरीबों की कोई भी लड़ाई बढ़ती है तो ये वो श्रेणी है जो
गरीबों के दुश्मन के तौर पर खड़ी रहती है, जो गरीबों के विकास को नहीं होने देना चाहती है और जो गरीबों को दबाए रखना चाहती है। ये वो कैटेगरी है जो गरीबों को कर्जे में फंसाती है। ये वो कैटेगरी है जो गरीबों की जमीनें गिरवी रखती है। ये वो कैटेगरी है जो दलित के नाम पर या महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले, अत्याचार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो अत्याचारी हैं उनको बचाने का काम ये करते हैं। जो अत्याचारी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की है। तो ये गांव की गरीबों की लड़ाई के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और और जब हम किसी भी, जैसे हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आई हैं इस बीच में, जैसे एक बड़ी योजना सरकार की आई है, वो है विस्थापन। गांव को उजाड़कर, पूरे के पूरे गांव उजाड़कर, और जो है वो वहां पर कोई कंपनी लगाना चाह रहे हैं। तो अगर हम इस लड़ाई के लिए लड़ते हैं विस्थापन के खिलाफ, जाहिर बात है मध्यम किसान, छोटा किसान, सब लोग एक होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो धनी वर्ग है वो हमारे विस्थापन के सवाल पे आड़े आ जाता है, क्योंकि उसके पास जमीनें छूट जाती हैं। वो जो है मुआवजा दिलाने के में कमीशन वो प्राप्त करता है। वो जो है सरकार से जुड़ा रहता है, तो वो सरकारी एजेंट के तौर पर काम करता है। तो हमारी विस्थापन की लड़ाई को कमजोर करने में भी ये जो कैटेगरी है बड़े जमींदारों की, ये सबसे बड़ी श्रेणी। ये जो बड़े जमींदार हैं, इन्होंने गांव समाज की बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आपको आश्चर्य होगा कितनी श्रेणियां हैं जमीनों की जो गरीबों में बंटनी थी। सीलिंग से निकली हुई जमीन, सीलिंग की लिमिट्स नहीं पता है, सीलिंग का कानून का दुरुपयोग करके जो है बहुत सारी जमीनें जो है छिपा रखी हैं। बहुत सारी जमीनें बाग के नाम पर छिपा रखी हैं। बहुत सारी जमीनें मठ मंदिर के नाम पर छिपा रखी हैं। ट्रस्ट के नाम पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर बचा रखी हैं। और एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो है नदी के कछार की जमीन, जो बहुत उन्नत जमीन होती है खेती के लिए, क्योंकि उसमें हर बार जो है जो मिट्टी आती है उसके साथ कुछ ना कुछ खाद की क्षमता, उर्वरक की क्षमता ज्यादा होती है उस जमीन में। तो इस तरह की जो खेती की जमीनें हैं, जो जिसपे जो गरीबों के लिए कानून में लिखा है कि इनको गरीबों में बंटना है, इन सारी जमीनों पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। पंजाब के अंदर बहुत सारी जो जमीनें जो दलितों के लिए आवंटित थी, जो नजूल जमीनें थी, उस पे भी इसी कैटेगरी के लोगों ने कर रखा है। अब जैसे हम जानते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के नाम से भी बहुत सारी जमीनें इस तरह से काबिज हैं। इस तरह से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में भी ऐसी बहुत सारी जमीनें होंगी। बहुत सारे गांव के तालाबों पे, पोखरों पे, जल संसाधनों पे, सब पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो जमीनों का बंटना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि गरीबों में जमीन बटे ताकि उनको ये सब सवाल मिले। मैं आपकी वार्ता लंबी नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैं कुछ सवाल और छूंगा और फिर मैं अपने आखिरी पॉइंट पे आऊंगा कि आखिरकार इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए। एक बहुत बड़ा सवाल आदिवासियों का है। आप जानते हैं आदिवासियों को वन अधिकार का सवाल है और वन उत्पादों पे सवाल है। इसके लिए कानून भी 2006 में बना है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मैंने मनरेगा के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी कि कैसे मनरेगा के समस्या को हल होने से जो है गांव में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है अगर ये ठीक होगा। खेती के संकट का सवाल है, लागत के नाम कंपनियां बढ़ाती चली जा रही हैं, बहुत सारी हेराफेरी करती हैं। भारत के अंदर खाद का उपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज होती है, और जो है बड़ी महंगी चीजें जो है कर्जे में लेकर सारा किसान जो है कर्जे में फंसा हुआ है। पंजाब में कर्ज की स्थिति 90% से ज्यादा किसान कर्जे में फंसे हैं। देश भर के अंदर भी 52-53% लोग जो है वो कर्जे में फंसे हुए हैं, क्योंकि महंगी लागत खरीदनी पड़ रही है। फसल की नुकसानी का कोई सरकारी पूरी व्यवस्था नहीं है। जो सरकार ने बीमा योजना लागू करी है वो तभी अमल होती है जब पूरे के पूरे क्षेत्र में फसल का नुकसान हो। यानी बीमा एक ऐसी चीज है जो व्यक्तिगत नुकसान पर होनी चाहिए, लेकिन किसान के व्यक्तिगत नुकसान को गिना ही नहीं जाता। किसान को नुकसान, एक किसान की एक जमीन पर नुकसान अगर होगा तो सरकारी बीमा योजना या सरकारी मुआवजा या जो नई जो बीमा योजना आई है उसमें उसको लाभ तभी दिया जाएगा जब वो सरकार घोषित कर दे कि पूरे ब्लॉक पे फसल बर्बाद हुई है। तो ये तो बहुत ही कोई योजना नहीं है, कोई सुरक्षा का सवाल नहीं है, केवल केवल बीमा का प्रीमियम जो है कंपनियों के हाथ में चला जाता है, केवल इतनी बात है। इसी तरह से जो फुटकर व्यापार के अंदर जो अभी 3 कानून की लड़ाई हुई, वो दरअसल खेती को ठेके पे चलवाकर कंपनियां जो है वो पैदा कराएंगी जो कंपनियों को जरूरत है। अगर पूरे इलाके में उनको केला पैदा कराना है तो केला पैदा करा देंगे। जाहिर बात है केला ही केला पैदा हो जाएगा तो किसान मर जाएगा, क्योंकि वो अपना अनाज नहीं पैदा कर पाएगा, और दूसरा केला बिकेगा नहीं क्योंकि एक ही कंपनी ने खरीदना है। तो इस तरह से पूरी जो सामाजिक सुरक्षा और खाने
की सुरक्षा का सवाल है, उसको ऊपर जो है ये कानूनों का हमला था, क्योंकि ये अपनी पैदावार के रूप को ही बदल देती। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा थी कि जो खाना पैकेट में बनकर बिकता है, यानी कि आलू से आलू की चिप्स बिकती है, दूध की जगह दही और आइसक्रीम बिकती है, दूध का पाउडर बिकता है। मैं दूध के बारे में ज़रूर आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि दूध एक बहुत बड़ी चीज़ है महाराष्ट्र के लिए, और दूध को लेकर आंदोलन हुए हैं। और इस तरह के जो खाने की चीज़ें खाने यानी किसान की पैदावार जिसको बदल कर किसी न किसी रूप में पैकेट में आप मार्केट में बेच सकते हैं। ये जो आइटम है समाज के अंदर, जैसे अचार है, जैसे बहुत सारे फलों के जूस हैं, जैसे जैम हैं, जैसे पैकेट की वाली मटर है, जैसे टमाटर की और बहुत सारी और चीज़ों की चटनी है, जैसे बहुत सारी तरह-तरह की मिठाइयाँ हैं, तिल से मिठाई बनती है, गुड़ से मिठाई बनती है। ये सारी चीज़ें हैं, ये करीब हज़ारों आइटम हैं, और इसका भारत में बाज़ार, मैं नहीं जानता आप कितना समझ पाएँगे इस बात को। इसमें जो भारत का प्रस्तावित बाज़ार है वो 2,10,000 करोड़ रुपए का है। यानी अभी वो बाज़ार 30,000 करोड़ रुपए का है। यानी सालाना 30,000 करोड़ रुपए के आइटम, खाने के आइटम बाज़ार में बिकते हैं। लेकिन ये 7 गुना बढ़ने की उम्मीद है इसकी, और इस सारे बाज़ार पर कंपनियाँ कब्ज़ा करना चाहती हैं। हमारी जो समझ है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, अगर इसको गाँव के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, तो गाँव उन्नत हो सकता है। हम नहीं समझते कि वो गांधी जी वाले फ़ॉर्मूले से उन्नत हो सकता है। वो गाँव समाज पे विकास करो, वो एक नारा था पॉलिटिकल, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा है। हम समझते हैं अगर गाँव के अंदर रोज़गार पैदा करना है, उन्नत करना है, तो ज़मीनें बँटनी चाहिए। जो गरीबों के ज़मीन का हक है, उनको मिलना चाहिए। गाँव के अंदर खेती का विकास होना चाहिए, खेती को लाभदायक बनाना चाहिए, एमएसपी की अच्छी फसल मिलनी चाहिए, अच्छा रेट, एमएसपी का अच्छा रेट मिलना चाहिए हर फसल को। लागत के दाम कम होने चाहिए, सिंचाई और बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सौर ऊर्जा से होनी चाहिए। गाँव के अंदर आधुनिक मकान बनने चाहिए। ये जो बड़े-बड़े मॉडल हाउसिंग सोसाइटीज़ आप देखते हैं, शहर शहर गाँव की जगह शहर बस गए हैं। इस तरह की एक हाउसिंग सोसाइटी गाँव में बन सकती है, गाँव के हिसाब से, गाँव की ज़रूरत के हिसाब से। उसके अंदर स्कूल खुल सकते हैं, उसके अंदर कंप्यूटर स्कूल खुल सकते हैं, उसके अंदर डांस स्कूल खुल सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी जो और कलाएँ हैं, जो कलाकारियाँ हैं, उसके स्कूल खुल सकते हैं। उसके अंदर जगह-जगह किसी गाँव में कुछ, किसी गाँव में कुछ विशेष प्रशिक्षण वाले स्कूल खुल सकते हैं। जैसे आपको जो है टेक्निकल काम है, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल्स हैं, या जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बहुत सारे स्किल्स हैं, यानी उनके बहुत सारी जो कौशल हैं, कौशल विकास के बहुत सारे स्कूल खुल सकते हैं गाँव के अंदर। इस तरह से गाँव का एक समग्र रूप से आधुनिक गाँव के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खुल सकता है। गाँव में बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको खेती को व्यवस्थित करना है, सिंचाई को व्यवस्थित करना है, तो आपको बहुत सारे जो है इंजीनियरिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे, सिंचाई के, बिजली के, और तरह-तरह से किस तरह की फसल कैसी होगी, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स की ज़रूरत होगी आपको, तो उनके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक गाँव के विकास का पूरा एक मॉडल विकसित हो सकता है। और उसके साथ-साथ ये जो खाने का प्रसंस्करण है, यानी खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि किसान की उपज जो पैकेट में बिकती है, ये जो काम है, आपको आश्चर्य होगा, ₹5 किलो टमाटर खरीदा जाता है, या ₹10 किलो टमाटर खरीदा जाता है, ₹120 किलो उसकी चटनी बिकती है। ₹10 किलो आलू खरीदा जाता है, उसका चिप्स ₹500 किलो बिकता है। तो ये जो अंतर है दाम का, ये सारा काम किसान के बच्चे कर सकते हैं। ये सारा ये सारा ये सारे पदार्थ, ये सारी चीज़ें किसान के बच्चे बना सकते हैं। इनको पैकेट में सील करने के लिए यूनिट्स बन सकती हैं। इनको पैकेट में डालना या बोतलों में डालना और सील करना। इनकी गुणवत्ता की जाँच के लिए जो एक्सपर्ट्स जो है, छोटे-छोटे बाज़ार और कस्बों में हो सकते हैं। इसकी मार्केटिंग के लिए गाँव के बच्चों का इस्तेमाल हो सकता है। ये सारा धंधा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, शायद आज मैंने नाम गलत ले लिया पुरानी आदत से। आजकल नाम लेना चाहिए अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, क्योंकि ये ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट हो गए। और जो बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, नेस्ले है, अ, अम, आपकी जो है ये क्या कहते हैं, ये बिल गेट्स भी इन्हीं धंधों में आजकल आने लगा है, और वॉलमार्ट है, और ये मार्केटिंग कंपनीज हैं बहुत सारी।
तो ये सारी कंपनियां जो है इन धंधों पे कब्जा करना चाह रही है और किसानों को उजाड़ना चाह रही है। हमारे किसान आंदोलन ने एक बहुत बढ़िया बात कही। जितने नेता वहां कहते थे, वो बात करते थे, वो एक बात कहते थे, 99% लोग ये कहते थे, और सुधीर जी ने भी सुना होगा। किसान कहते थे अगर किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे उन्नत होगा? ये कंपनियों के मालिक की उन्नति से थोड़ी कोई देश विकसित होगा। तो किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इसकी योजना होनी चाहिए। हम उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर लिखना चाहते हैं कि गांव के अंदर अगर उद्योग नहीं बनेंगे तो केवल खेती पे कैसे किसान जिंदा रह सकता है? खेती तो एक पैदावार की धीमी गति की विधि है। जो कंपनी है, जो बिस्किट फैक्ट्री मैदा से बिस्किट बनाती है, वो 2 घंटे के अंदर बिस्किट का पैकेट तैयार करके मार्केट में फेंक देती है, यानी कि उसका प्रोडक्शन टाइम घंटों में है। जो मोटर गाड़ी बनती है, उसका उत्पादन का दर भी वो 1 दिन या 2 दिन में है, 4 दिन में है। खेती का उत्पादन दर तो बहुत धीमा है। खेती की फसल तो 3 महीने में आती है। खेती की फसल तो गन्ने की फसल साल भर में आती है। उसका उत्पादन दर इतना धीमा है कि जो केवल खेती पे निर्भर रहेगा वो तो जिंदा ही नहीं बच सकता, क्योंकि मार्केट में खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारी चीजें जो खेती से पैदा होती हैं, उनका उत्पादन गांव में करना होगा। उनके उत्पादन के लिए कौशल विकास कराना होगा गांव के लोगों को। उसके उत्पादन के लिए मशीनें उपलब्ध करानी पड़ेंगी, गांव के बच्चों को कर्जे देने पड़ेंगे, सरकार को उसकी मार्केटिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाके गांव उन्नत होगा। इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है अगर भारत के विकास की हमको बात करनी है। और इस परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा कि महाराष्ट्र के जो दूध का उद्योग है उसको समझना होगा। महाराष्ट्र में दूध का जो है उत्पादन बहुत ज्यादा है और दूध का रेट गिर जाता है। अभी 5 रुपए किलो की सब्सिडी भी शायद घोषित की हुई है। गांव में गाय का दूध शायद, मैं गलत अगर नहीं बोल रहा हूँ तो शायद 24 या 26 रुपए किलो, और भैंस का दूध जो है 30-31 रुपए किलो बिक रहा है। मार्केट में 60 रुपए किलो बिक रहा है। इसका जो पाउडर बनता है, उस पाउडर से दूध दोबारा मिल सकता है। हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं। हमने बहुत बार मांग उठाई कि गांव में जो मध्यावधि भोजन दिया जाता है, मध्यकाल में जो भोजन दिया जाता है गांव के स्कूलों में, क्यों नहीं हम उनको जो है पाउडर दूध दे देते? वो अपने आप बना के पिएंगे, पिलाएंगे, उनको पिलाया जाए पाउडर दूध। क्यों नहीं हम बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं? दूध का उद्योग हमारा फल फूल जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा भारत में 70-80% बच्चों को दूध नहीं मिलता है। और ये आबादी आप समझ लीजिए कितनी बड़ी है। ये 30-40-50 करोड़ लोग हैं भारत की आबादी के। अगर इनको दूध की आपूर्ति कर दी जाए, दूध की सप्लाई कर दी जाए, दूध के पाउडर बनाने के प्लांट्स गाँव में बना दिए जाए, गाँव के इलाकों में, और दूध से जो बाकी चीजें बनती हैं उनको सस्ते रेट पे जो है सब्सिडाइज कर दिया जाए, तो आपको दूध के पूरे पशुपालन को जिंदा कर लेंगे। और पशुपालन को जिंदा करने का मतलब है कि भारत के गरीब आदमी के घर में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये सारी सवाल हैं जिनके लिए हमको लड़ना होगा। मैं अपनी बात के करीब करीब समाप्ति पे हूँ, और मैं अंत में एक विषय छूंगा जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग मंथन करें, क्योंकि ये अनुभवों का सवाल है। जब हम गांव में गरीबों के विकास के लिए लड़ते हैं तो गांव के दबंग हमारा विरोध करते हैं, और उनसे बचना, उनसे मुकाबला करना। हमें पता है कि जब भी हमने गरीबों की कोई आवाज उठाई है तो लाठियां चल जाती हैं, और ये लाठियां इसलिए चलती हैं कि गांव के दबंग को ये बात मंजूर नहीं है कि गांव के गरीब उन्नत हों, आत्मनिर्भर हों, विकसित हों, पढ़ें लिखें, अपना हक अधिकार समझें। तो ये गांव के संगठन को बनाने में हमारा जो अनुभव है, जब हम गांव के गरीबों का संगठन बनाने चलते हैं, तो अगर हमको कोई बाहर से पैसा देता है संगठन बनाने के लिए, अगर हमको बाहर से सहयोग देता है, तो हम आसानी से सोचते हैं कि ये बन जाएगा। लेकिन गांव का संगठन चल नहीं पाता। वो केवल इस तरह के संगठन केवल अपनी आवाज उठा के चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर अपने अंत में अगर वो लड़ाई लड़ेंगे तो गांव के दबंग को चुनौती देनी पड़ेगी, उसके प्राधिकार को, उसके अधिकार, उसके आदेशों का पालन नहीं करने की आवाज उठानी पड़ेगी, उसका विरोध करने की आवाज उठानी पड़ेगी, उसके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसकी सूदखोरी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसके जो बैंकों के अंदर दलाली करता है
या सरकारी योजनाओं में जो दलाली करता है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसके उसके साथ जब आप आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लिंक जो है अधिकारियों और पुलिस से है, तो आपको पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये सब चीजें बहुत टेढ़ी चीज है। इसलिए गरीबों के आंदोलन के बारे में और उस आंदोलन से विजय प्राप्त करने के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। और हमारा जो अनुभव है वो ये है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बहुत सारे, मेरे को लगता है संगठनों में काम करने वाले भी बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं कि कोई नेता या कोई संगठन हमको राहत दिला दे। लेकिन हमारा अनुभव है कि अगर गांव में इस तरह की इकाइयां नहीं बनाएंगे, जो इकाइयां खुद से फैसला कर कर आवाज उठाएं, अपनी मांगे उठाएं और अपनी बात को रख सकें, और अगर कहीं अटके तो आसपास के गांव के अंदर भी इस तरह के संगठन बनाएं और उनके सहयोग से इन सवालों को हल करने की तरफ आगे बढ़ें, और फिर जो है अपने राज्य स्तरीय संगठन या राष्ट्रीय संगठन के दायरे से इन सवालों को उठवाने की कोशिश करें। जब तक गांव के अंदर संघर्ष और संगठन का वो स्तंभ, जो जैसे बड़ी बड़ी इमारतें पिलर्स पे बनती हैं, तो इस तरह की जो कमेटियां हैं वो गांव के गरीबों की आवाज के पिलर हैं, स्तंभ हैं। वो मजबूत आधार है जिसके ऊपर पूरी आंदोलन की छत को डाला जा सकता है। तो इस तरह के स्तंभ अगर गांव में हम नहीं बनाएंगे, जो गांव के दबंगों के प्राधिकार को चुनौती दें, गांव के दबंगों के खिलाफ खड़ी हों और लगातार खड़ी हों, अगर किसी आंदोलन को ना लड़ पाए तो पीछे ना हटें। अगर गांव के दबंग गुंडागर्दी करते हैं, अगर वो गांव के गरीबों को अपने मैदानों पे मैदान जाने से रोकते हैं, अगर गांव में कुएं का पानी लेने से रोकते हैं या सप्लाई रोकते हैं या उनके राशन रोकते हैं या कोई भी बाधा डालते हैं, तो एक बड़ी ताकत बनाकर वो गांव में खड़े रहें, ताकि गांव के दबंगों को भी लगे कि अब ये हमारी हर बात नहीं मानेंगे या अपने हक अधिकार की बात बोलेंगे। इस तरह की समझ का जब हम संगठन गांव गांव में बनाएंगे तभी ये आंदोलन सफल हो सकता है। वो इस तरह का समझ के आंदोलन जो है कम्युनिस्ट आंदोलन भी हो सकते थे, वो गैर कम्युनिस्ट भी हो सकते थे, वो किसी एनजीओ के द्वारा बनाए गए भी हो सकते थे जो बाहर से वित्त पोषित होते हैं। लेकिन अंत में बात यह है कि भारत का जो अनुभव है कि जो एनजीओज हैं जो बाहर से वित्त पोषित होते हैं वो इस तरह का संगठन बनाने की नहीं सोचते, और जहां जहां एनजीओज के अंतर्गत इस तरह के संगठन बनते हैं वो उस दायरे को छोड़ देते हैं। भारत का अनुभव है कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन के नाम पर संगठन बने हुए हैं वो इस तरह की लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं। वो कम्युनिस्ट अपने आप को कहते हैं लेकिन वो इस तरह की लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि आप संगठन करिए, संघर्ष करिए, हमको वोट दीजिए और हम सरकार में बना के आपकी समस्या हल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ना बंगाल में समस्याएं हल हुई हैं, ना केरल में समस्याएं हल हुई हैं। तो कम्युनिस्ट होने से भी ये नहीं होता है, ना एनजीओ होने से होता है। दरअसल अगर आपको भारत के गरीबों से प्रेम है, अगर आप सोचते हैं कि भारत के विकास की सबसे मौलिक जरूरत भारत के गरीबों को है, और भारत के गरीब से मतलब है भारत के गांव के गरीब, क्योंकि सारी गरीबी का स्रोत वहीं से है। जो शहर के विस्थापित लोग शहर के स्लम्स में रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव से विस्थापित हैं। तो अगर आप भारत के गांव को आबाद करेंगे, उनके अधिकारों की लड़ाई के बारे में सोचेंगे, तो इस तरह के आंदोलन खड़ा करेंगे, और बहुत सारे वैचारिक रूप से जो भिन्न भिन्न धाराओं से में लोग बटे हुए हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं, उनको फिर एकजुट होने का भी एक जरूरत महसूस होगी, और एकजुटता के आधार पर देश भर में इस तरह का आंदोलन बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी आवाज ना पहुंची हो या कोई चीज रह गई हो। कुछ सवाल हो सुधीर जी तो आप जरूर साथियों से पूछवाएं। डॉक्टर मित्तल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रॉब्लम भी डिस्क्राइब करी और उस प्रॉब्लम का क्या हल होना चाहिए और उसकी कहाँ से और किस तरह शुरुआत होनी चाहिए ये भी आपने विस्तार से बताया। हम लोग इन 2 दिनों में यही बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपने बड़ी सही एक पृष्ठभूमि हमारे लिए तैयार कर दी कि हम अकेले 1 लोग 2 लोग कहाँ से किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं।
किसी का कोई सवाल है तो हम क्विकली पूछेंगे, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और हमारा यहाँ ऑडियो वीडियो सिस्टम भी थोड़ा फेल हो गया है, जैसे पूरी सोसाइटी फेल हो रही है, तो हम किसी तरह आपकी आवाज सुन पाए हैं, मैनेज करेंगे। तो हम लोग क्विकली अगर कोई सवाल है तो वो करेंगे, नहीं तो फिर मैं जो हमारी बातचीत होगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करके फिर इन तक वापस ले आऊंगा। जी, जो डॉक्टर साहब ने बात करी इसके ऊपर अगर आपका कोई सवाल है क्विकली जो उनसे पूछना है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर हम अगले कार्यक्रम की ओर चलेंगे। डॉक्टर साहब, लगता है हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं और मैं आपके पास वापस आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत भी अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।